सालार के साथ उस गुफ्तगू ने उसके लिए बहुत आसानी पैदा कर ली थी। दोबारा डिनर पर जाते हुए मामा ने वहां आने वाले लोगों को नहीं जांचा था। इस बार वो उसे इतने बुरे भी नहीं लगे। तुम किसी से कोई बात क्यों नहीं करती? वो शायद चौथा डिनर था जब वापसी पर रात को सोने से कबल कपड़े तब्दील करते हुए सालार ने उससे पूछा था। वो नावल पढ़ते हुए चौंकी। कैसी बात? कोई भी बात, वो बेड पर बैठते हुए बोला। जब कोई मुझसे कुछ पूछता है तो मैं जवाब देती हूँ, लेकिन तुम भी तो किसी से कुछ पूछा करो। उन पार्टीज में उसकी मुसलसल खामोशी को नोट कर रहा था। क्या पूछा करूँ? तुम हाल चाल पूछा करो, फिर फैमिली के बारे में पूछा करो, बच्चों के बारे में बात कर सकती हो। फॉर गॉड मामा, औरतों को ये बताना नहीं पड़ता कि उन्होंने आपस में क्या बातें करनी है। वो उसे बताते हुए सटपटा गया। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी, उसने कुछ सोचकर जवाब दिया। मेरा यही सोशल सर्कल है, यही लोग बार बार मिलेंगे तुम्हें, इन्हीं में से तुमने दोस्त बनाने हैं। लेकिन मैंने दोस्त बनाकर क्या करना है? उसने दोबारा नावल खोलते हुए कहा। सालार ने हाथ बढ़ाकर नावल उससे ले लिया। किताबें अच्छी होती है, लेकिन एक दुनिया उसके बाहर है, वो भी अच्छी है। वो संजीदा था, वो उसका चेहरा देखती रही। लोगों से चुप चुप कर भाग भाग कर बहुत मुश्किल हो गया है दोबारा उनके साथ चलना। वो खुद भी समझ न पाई कि वो क्या कहना चाहती है। इसीलिए चाहता हूँ कि तुम लोगों के साथ इंटरेक्ट करो। अब जरूरत नहीं रही छुपने की। जहाँ मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ वहाँ तुम मेरी फैमिली हो। वहाँ तुमसे कोई तुम्हारी फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। वो उसे समझा रहा था। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी, उसने गैर महसूस अंदाज में सालार से किताब लेते हुए कहा। भाभी के यहाँ भी जाया करो, वो उसे नौशीन के बारे में कह रहा था। जाती हूँ, उसने टाले वाले अंदाज में कहा। वो उसे चुपचाप कुछ देर देखता रहा। अब इस तरह मत देखो मुझे, इमामा ने इसकी नजरें अपने चेहरे पर महसूस करते हुए गर्दन मोड़कर कहा। मैंने कहा है ना, मैं कोशिश करूंगी। वो कहने की बजाय कंबल लेता हुआ छत लेट गया। वो दोबारा किताब पढ़ने लगी, लेकिन कुछ देर बाद फिर उसे सालार की नजरें खुद पर महसूस हुई। अब क्या है? उसने कुछ झंझलाकर सालार को देखा। कुछ नहीं। इमामा ने उसकी नजरों में अजीब सा तासुर महसूस किया था। वो बहुत संजीदगी के साथ कुछ सोच रहा था। ईद के 2 हफ्ते बाद इस्लामाबाद के एक होटल में उनके वलीमे की तकरीब नकद हुई थी। अगर सालार की जिद न होती तो सिकंदर कभी उस तकरीब के लिए इस्लामाबाद का इंतखाब न करती। वलीमे की तकरीब खासी सादगी से हुई। 2000 के करीब अफराद की मौजूदगी में इमामा इतना ही गैर आरामदा महसूस कर रही थी जितना उसे करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद वो खुश थी। वो बाकायदा तौर पर सालार की फैमिली का हिस्सा बनकर जैसे किसी छत के नीचे आ गई थी। वो वलीमे के बाद 2 हफ्तों के लिए बहमास गए थे। पाकिस्तान से बाहर सालार के साथ इमामा का ही पहला सफर था। उन दोनों में से कोई भी नहीं जानता था कि जिंदगी में दोबारा कभी उन 15 दिनों जैसे पुरसुकून और बेफिक्री के दिन उनकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आने वाली थी। उनका रिश्ता नया था, लेकिन ताल्लुक पुराना था। सालार का फोन इंटरनेशनल रोमिंग पर था, लेकिन दिन का ज्यादा वक्त ऑफ रहता था। बैंक का उनसे मुतल्लिका कामों को उसने 15 दिनों के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। सालार बहमास पहले भी 2 मरतबा आ चुका था। वो उसे लेकर उन तमाम जगहों पर जा रहा था जहाँ की सी फूड्स मशहूर थी। हम अपने घर में इस तरह का एक रॉन्च बनाएंगे। सालार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। एक लम्हे के लिए उसे मजाक लगा, लेकिन वो संजीदा थी। किस पर बनाएंगे? सालार ने उसे जैसे कुछ याद दिलाने की कोशिश की। झील पर। बल्ला की संजीदगी थी। और झील कहाँ से आएगी? वो हक्का बुक्का था। वो तुम बनाओगे ना? वो उसे देख कर रह गया। और उस झील में पानी कहाँ से आएगा? इमामा ने एक लम्हे के लिए सोचा। नहर से। वो हंस पड़ा, लेकिन इमामा नहीं हंसी। पानी की नहर निकालना दूध की नहर निकालने से ज्यादा मुश्किल है स्वीट हार्ट। उसने इमामा के कंधों पर बाजू फैलाया। इमामा ने उसका हाथ झटक दिया। तुम नहीं बना कर दोगे? वो सवाल नहीं था, धमकी थी। हम यहाँ आ जाया करेंगे, बल्कि अगले साल मैं तुम्हें मॉरिशस लेकर जाऊंगा, फिर उससे अगले साल मालदीव। इमामा ने इसकी बात काटी। तुम नहीं बना कर दोगे झील? इमामा, झील कैसे बना कर दूं मैं तुम्हें? हाँ, ये हो सकता है कि हम किसी ऐसी जगह पर घर बनाएं जहाँ कुदरती तौर पर आसपास इस तरह पानी हो। सालार ने उसे टालने की कोशिश की। हाँ, ये ठीक है। उस पर बरवक्त असर हुआ था। सालार ने जैसे सुख का सांस लिया। सालार, तुम बहुत अच्छे हो। इमामा ने अब उसका हाथ प्यार से पकड़कर कहा।
इमामा ब्लैकमेलिंग है। सालार ने हाथ छुड़ाए बिना गहरा सांस लेकर एहतजाज किया और उसकी झूठ को उसके गले की हड्डी बना रही थी। हाँ है तो, उसने बड़े आराम से कंधे उचकाकर हंसते हुए कहा। वहां दोबारा इमामा ने बाकी दिन राज का जिक्र नहीं की और उस पर सालार ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे उम्मीद थी कि वो भूल जाएगी। वापस आने के चौथे दिन बाद उसने फकरी अंदाज में सालार को उस घर के नए डिजाइन दिखाए। वो झील और रांच भी उसका हिस्सा बन चुके थे। वो हनीमून उसे बहुत महंगा पड़ा था। वो दुनिया की पहली बीवी थी जिसने हनीमून पर झील और रांच की शॉपिंग की थी और वो दुनिया का पहला शहर था जिसने उस शॉपिंग पर एतराज नहीं किया था। उनके अपार्टमेंट की दीवार पर अब कुछ और तस्वीरों का इजाफा हो गया था जिनमें एक चीज कॉमन थी, उनके चेहरे और आंखों में नजर आने वाली खुशी और चमक और उनके होठे पर मौजूद मुस्कुराहट। एक दूसरे के लिए बने थे। कम से कम वो तस्वीरें हर लिहाज से साबित करने पर तुली हुई थी। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपने मामूल पर आ रही थी। सालार वापस आने के बाद मसरूफ हो गया। वो बैंक से तकरीबन 10 बजे घर आ रहा था। पहले की तरह घर से बाहर कॉफी के लिए निकलने का सिलसिला कुछ अरसा के लिए मुनक़ता हो गया। सालार की इसरार के बावजूद वो खाने पर उसका इंतजार करती थी। वो नौशीन के साथ अब वक्तन फक्तन घर से निकलने लगी थी। उसकी जिंदगी का दायरा अब घर से बाहर बढ़ने लगा था और सालार उस चीज की हौसला अफजाई कर रहा था। वो उस दिन चैनल सर्फिंग कर रही थी जब उसकी नजरें एक चैनल पर ठहर गई। चंद लम्हों के लिए उसका अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। वो स्टॉक मार्केट के हवाले से कोई प्रोग्राम था। उसमें शामिल 2 शुरा में से सालार भी थे। एक लम्हे के लिए इमामा को यकीन नहीं आया। वो स्क्रीन पर सालार को देख रही है, लेकिन चंद लम्हों के बाद सालार का नाम और उसका ओहदा स्क्रीन पर चंद लम्हों के लिए फ्लैश हुआ। तो मुझसे झूठ बोल रहा था। इमामा ने उसका ओहदा देखकर सोचा। वो पीआर से मुंसलिक नहीं था, लेकिन उस वक्त उसे स्क्रीन पर देखते हुए वो उतनी एक्साइटेड थी कि उसने सालार के झूठ और उसके वजूहात पर गौर ही नहीं किया। जिंदगी में पहली बार उसने फनान से मुतल्लिक कोई प्रोग्राम इतने शौक और लगन से देखा था। आध घंटा उस प्रोग्राम में उसे सुनते और देखते उसे एहसास हुआ कि बहुत इम्पल्सिव था, कंपोजिट, कॉन्फिडेंट, बेशार्प और मुकम्मल प्रोफेशनल। वो जिंदगी में पहली बार उसकी शक्ल और सूरत और पर्सनालिटी पर गौर कर रही थी और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। शादी के 2 ही महीने बाद अपने शोहर को टीवी पर देखते हुए बुरी तरह मुतासिर हो रही थी। सालार किसी पोस्ट लंच मीटिंग में था जब इमामा ने उसे कॉल की। मीटिंग खत्म हो रही थी, इसलिए वो कॉल लेते हुए बोर्डरूम से बाहर आया। सालार, तुम टीवी पे आए हो? उसने छूटते ही कहा। एक लम्हे के लिए सालार समझ न सका। क्या? तुम टीवी चैनल पे आए थे एक प्रोग्राम में और तुमने मुझे बताया भी नहीं? 2 माह पहले रिकॉर्ड किया था उन्होंने, रिपीट किया होगा। सालार को याद आ गया। तुम क्या कह रही हो? उसने मौजू बदला, लेकिन इमामा की सेहत तक मुतासिर थी। इस प्रोग्राम से उसका अंदाजा उसे घर आकर ही हुआ। मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। वो खाना खा रहे थे जब इमामा ने उसे बताया। किसे? वो चौंका क्योंकि वो कोई और बात कर रही थी। तुम्हारे इस प्रोग्राम को। उसमें रिकॉर्ड करने वाली क्या बात थी? वो हैरान हुआ। तुम टीवी पर बहुत अच्छे लग रहे थे। इमामा ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय कहा। और तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हो? पीआर में नहीं, इमामा ने उसे बताया। वो मुस्कुराया, लेकिन उसने जवाबन कुछ नहीं कहा। तुमने देखा है अपना प्रोग्राम? सालार ने काटा हाथ से रखते उससे कहा। स्वीट हार्ट, ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें हर रोज बहुत सारे एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं। उसमें ऐसी कौन सी खास बात है कि उसको बीवी के साथ बैठकर देखा जाए? उससे पहले भी कई प्रोग्राम्स में आ चुका और आइंदा भी कहीं ना कहीं नजर आता रहूंगा। ये भी मेरी जॉब का एक हिस्सा है। वो उसका हाथ थपक कर अब दोबारा कांटा उठा रहा था। इमामा चल्ला में कुछ बोल न सकी। उसने जैसे ठंडे पानी का गिलास उस पर उंडेल दिया था, ऐसे वो शर्मिंदा हो रही थी। सालार, सूद हराम है ना? वो खुद समझ नहीं पाई कि उसे सालार की बातों के जवाब में एक क्यों कहा। शायद ये उस शर्मिंदगी का रद्द अमल था। हाँ, वो कांटे से कबाब का एक टुकड़ा उठाते सिर्फ एक लम्हे के लिए ठटका। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह झूठ हराम है, गुस्सा हराम है, गीबत हराम है, मुनाफिकत, तोहमत और बददयानती हराम है। वो इत्मीनान से कह रहा था। मैं उन चीजों की बात नहीं कर रही। इमामा ने उसकी बात काटी। उसने जवाबन इमामा की बात काटी। क्यों? क्या उन सारी चीजों से क्या माशरे को कम नुकसान पहुंचता है? इमामा को जवाब नहीं सूझा। तुम जस्टिफाई कर रही हो सूद को? उसने बिलाखिर कहा। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हम जिसको कल से अलग नहीं कर सकते।
इस्लामी माशरे को सूद इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा जितना दूसरी खराबियां उसका चेहरा देख रही थी। मैं अगर पाकिस्तानी माशरे में पाई जाने वाली 5 खराबियां बताऊं और कहूं उनमें से कोई एक खत्म कर दो जिससे माशरा बेहतर हो जाए, करप्शन को, गुर्बत को, नाइंसाफी को, बददियानती या सूद को, तो मैं शर्त लगाता हूँ इमामा, ये पांचों ऑप्शन कभी भी किसी की पहले तरजीह नहीं होगा। वो चैलेंज कर रहा था और वो चैलेंज जीत भी सकता था क्योंकि वो ठीक कह रहा था। वो भी पहले 4 में से ही एक को खत्म करना चाहेंगी। इमामा ने दिल ही दिल में एतराफ किया। और उस सूद सिर्फ बैंकिंग में तो नहीं है, कोई यूटिलिटी बिल लेट हो जाता है तो उस पर चार्ज लग जाता है, स्कूल कॉलेज की फीस लेट हो जाए तो उस पर फाइन लग जाता है। ये भी तो सूद की किस्में। उसके पास इसकी तौजियात का कोई जवाब नहीं था। तो तुम बैंकिंग में इसीलिए हो क्योंकि तुम सूद को दूसरी बुराइयों जैसी आम बुराई समझते हो? इमामा ने बहस समेटने की कोशिश की। नहीं, मैं उसे बहुत बड़ी लानत समझता, तो फिर मेरी सोच में क्या तब्दीली आएगी? इस सोच लेकर सारी दुनिया के मुसलमान बैंक में काम करना बंद कर दे और दूसरे मजहब वालों को खुला रास्ता छोड़े कि वो आए या टेक ओवर करे, हमारी इकोनॉमी को अपनी मुट्ठी में ले ले, जब चाहे जैसे चाहे हमारा गला दबा दे। इमामा उलझी नजरों से देखती रही। सूद के बारे में उनकी पहली बहस थी। रमजान में और इसके बाद इमामा को खाना पकाने का कोई खास मौका नहीं मिला था, लेकिन अब वो उसके लिए बाकायदा तौर पर घर का खाना बनाने लगी। वो सी फूड्स के अलावा किसी खास खाने का शौकीन नहीं था। सी फूड्स को शदीद नापसंद करने के बावजूद वो हफ्ते में उसके लिए 1 या 2 बार डिब्बे में बंद सी फूड्स की जगह बाजार से ताज़ा सी फूड लाकर पकाने लगी। इतवार का दिन था और वो लंच की तैयारी में मसरूफ थी। किसी दोस्त से फोन पर बात करते हुए सालार को वहम सा हुआ था कि वो सिंक के सामने खड़ी रो रही है। रिमोट कंट्रोल से टीवी ऑफ करते हुए और दोस्त को खुदाफिज कहते हुए सोफे से उठकर किचन में आ गया। सिंक के सामने खड़ी रो नहीं रही थी बल्कि जार कतार रो रही थी। सालार के 14 तबक रोशन हो गए। क्या हुआ? नफे में सर हिलाकर उसी तरह अपने काम में मसरूफ रही। सालार ने हाथ बढ़ाकर सिंक का नल बंद कर दिया। क्यों रो रही हो तुम? वो आखिर समझने से कासिर था। इमामा, अपने माँ बाप के घर मैंने कभी उन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाया था जिन्हें अब मुझे धोना पड़ रहा है। पानी दोबारा खोलते उसने भराई आवाज में कहा। वो ठीक कह रही थी। उसके घर में भी सी फूड्स इतने ही शौक से खाए जाते थे, लेकिन वो उनसे शदीद किस्म की कराहत रखती थी। सालार को कुछ देर समझ नहीं आई कि वो क्या कहे। मैंने तुम्हें कब कहा है कि मुझे ये बना कर दो? तुमने खुद कहा था मैं तुम्हें सी फूड ला कर दूंगा और तुम आज ये बनाना। सालार ने फिर कुछ खफगी से पानी बंद कर दिया। छोड़ो मत बना, उसे सख्ती से कहते हुए बर्तन सिंक से उठाकर शेल्फ पर रख दिए। ये बात नहीं है, मैं सोच रही थी जब शोहर को बनाकर खिला सकती हो तो माँ बाप को भी बनाकर खिला देती, उसने रुंधी हुई आवाज में कहा। क्या रंज था, क्या पछतावा था, वो उसे देख कर रह गया। उसके मना करने के बाद उसने उस दिन सी फूड ही तैयार किया, लेकिन उसकी सुर्ख आंखों को देखकर सालार को उस कदर एहसास से जुर्म हुआ कि वो ठीक तरह खाना भी नहीं खा सका। मैं आहिस्ता आहिस्ता सी फूड खाना छोड़ दूंगा, तुम्हें दोबारा घर पर नहीं बनाना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें पसंद है, तुम क्यों छोड़ोगे? पता नहीं, मुझे ऐसे ही ख्याल आ गया, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी नापसंदगी कम हो जाएगी। मैं इमाम ने इसकी बात काट दी। रहने दो बस, अगर कुछ छोड़ना है तो ये जो तुम एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह पीते हो उन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ फ्रेश जूस बना कर दूंगी। वो हंस पड़ा। वो आके उन ड्रिंक्स का बहुत आदी था और उसकी बुनियादी वजह उसका लाइफस्टाइल और उसका प्रोफेशन था। उसके सहारे वो सारी रात आराम से काम किया करता था। इमामा के हाथ के बने खाने का आदी होने लगा था। इमामा उसके रात को बहुत देर से घर आने पर भी उसे ताज़ा चपाती बनाकर देने की आदी हो गई थी। और सालार ने जिंदगी में ऐसी चपाती नहीं खाई थी। और नाश्ते में स्लाइस और एक अंडा खाकर चाय कॉफी के कप के साथ भाग जाने वाला आदमी था। और जिंदगी में पहली दफा नाश्ता के कोई मेनू होने लगा था। अंडा तले हुए या उबले हुए की जगह मुख्तलिफ किस्म के ऑमलेट मिलने लगे। बाज़ दफा ये होता डिब्बे की जगह ताज़ा जूस की गिलास ने ले ली थी। लंच के लिए घर के बने सैंडविचेस और सलाद होते। शुरू में मामा की सलाद को कुछ बेदिली से उस लंच पैक को घर से लाता था, लेकिन आहिस्ता से उसकी नाखुशी खत्म होने लगी। वो घर का खाना था, बहुत वैल्यूएबल था, क्योंकि उसको बनाने के लिए सुबह सवेरे उठकर उसकी बीवी अपना कुछ वक्त सर्व करती थी। वो पानी के इस गिलास का भी इस तरह आदी होने लगा था जो हर रोज घर में दाखिल होती वो उसे देती थी। मैं दूध नहीं पीता। जब उसने पहली बार गर्म दूध का गिलास उसे दिया तो उसने बेहद शाइस्तगी से उसे बताया। क्यों?
जब उसने उतनी हैरत का इजहार किया कि वो शर्मिंदा सा होकर रह गया। मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो बड़ा पसंद है, तुम्हें क्यों नहीं पसंद? मुझे इसका जायका अच्छा नहीं लगता। वो सोच में पड़ गई। तो मैं इसमें ऑल्टेन डाल दूं? साला ने इसके जवाब को मुकम्मल होने से पहले गिलास उठाकर पी लिया। वो जहर पी सकता था लेकिन ऑल्टेन नहीं। उसके अपने घर में मर्दों का जिस तरह ख्याल रखा जाता था वो भी उसी तरह ख्याल रख रही थी। आर यू श्योर तुम अकेले रह लोगी? साला रब्बी जैसी यकीन दहानी चाहता था। वो 2 हफ्तों के लिए न्यूयॉर्क अपने बैंक के किसी वर्कशॉप के सिलसिले में जा रहा था। मैं रह लूंगी, वैसे भी फुरकान भाई और भाभी तो पास ही है, कुछ नहीं होता। उसने सालार को तसल्ली दी। उसकी फ्लाइट सुबह 11 बजे थी। वो उस वक्त पैकिंग से फारिग हुआ था। मेरे बगैर रह लोगी तुम? उसने इमामा की बात सुनने के बाद कहा। हाँ, 2 ही हफ्तों की तो बात है, इमामा ने बेहद इत्मीनान से कहा। 2 हफ्तों में 15 दिन होते हैं। सालार ने ब्रीफकेस बंद करते हुए कहा। कोई बात नहीं, गुजर जाएंगे। सालार ने गहरा सांस लिया। हाँ, तुम्हारे तो गुजर जाएंगे, मेरे नहीं गुजरेंगे। मैं तो अभी से तुम्हें मिस करने लगा हूँ यार। वो हंस पड़ी। पहले भी तो जानते हो तुम 2 हफ्ते पहले दुबई गए थे, पिछले महीने सिंगापुर। उसने तसल्ली देने वाले अंदाज में याद दिलाया। 2 दिन के लिए दुबई गया था और 4 दिन के लिए सिंगापुर। ये तो 2 हफ्ते। हाँ तो 2 हफ्ते ही ना, 2 महीने या 2 साल तो नहीं। उसने कमाल इत्मीनान से कहा। सालार उसे देख कर रह गया। चलो अच्छा, ये भी ना मैं याद आऊंगा ना ही नजर आऊंगा, ना मेरा कोई काम होगा। वक्त ही वक्त होगा तुम्हारे साथ। वो न जाने इससे क्या सुनना चाहता था। हाँ, काफी वक्त होगा। मैं तो पेंटिंग्स मुकम्मल कर लूंगी, घर के कुछ और काम है वो भी कर लूंगी। मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। उसने नावल पकड़े अपनी जमाई रोकने के लिए मुंह पे हाथ रखा। वो हंस पड़ा था। तुम्हारे लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया मेरा ट्रिप। मैंने तो सोचा ही नहीं था मेरी वजह से तुम्हारे इतने काम पेंडिंग हो रहे हैं। अगर उसके लहजे में गिला था तो इमामा ने नोट नहीं किया। चलो ये भी अच्छा है, वो बड़बड़ाया। वीजा लगा होता तो मैं तुम्हें ले जाता। उससे फिर कुछ ख्याल आया था। तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहूंगी। मामा ने फौरन उसे पेशतर कहा। साला जवाब देने के बजाय चुपचाप उसे देखता रहा। क्या देख रहे हो? इमामा से देखकर मुस्कुराई। तुम्हारा इत्मीनान। मैं फिल्मी हीरोइंस की तरह डायलॉग नहीं बोल सकती। सिर्फ फिल्मी हीरोइन से डायलॉग बोलती है? नहीं, हीरो भी बोलते। इत्मीनान से हंसी। साला मुस्कुराया तक नहीं था। वो फिर संजीदा हो गई। मत जाओ फिर, अगर इतना मिस कर रहे हो तो। उसने जैसे उसे चैलेंज किया। प्यार से कहती तो न चाहता, लेकिन मैं तुम्हारा कोई चैलेंज कबूल नहीं करूंगा। मुझे तुमसे हाथ पसंद है। वो हंसी। तुम बात बदल रहे हो। नहीं, खुद को तसल्ली दे रहा हूँ। चलो तुम्हें कॉफी पिलवा कर लाऊं। एकदम स्तर से उठकर बोला। इस वक्त रात की सख्त इमामा तैयार नहीं थी। हाँ, इतने दिन तक नहीं पिला सकूंगा कॉफी। वो दराज से वॉलेट और कार की चाबियां निकाल रहा था। लेकिन अब मैं फिर कपड़े बदलूं? मत बदलो, चादर ले लो, यही ठीक है। साला ने उसकी बात काटी और अब सेल फोन उठा रहा था। फोर्ट्रेस से काफी पीने के बाद बेमकसद स्टेडियम की गिर्द ड्राइव करता रहा। अब घर चले, तुम्हें आराम करना चाहिए। मामा को अचानक ख्याल आया। मैं प्लेन में आराम करूंगा। इमामा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतना संजीदा और गहरी सोच में क्यों डूबा हुआ है। वापस आते उसने एक दुकान से बहुत सा फल खरीदा। तुम यहाँ नहीं होगे तो इतना फल खरीदने की क्या जरूरत? इमामा हैरान हुई थी। तुम्हारे लिए खरीदा है, शायद फल खाते ही मैं तुम्हें याद आ जाऊं। उसने मुस्कुरा कर कहा था। एक फल खाने के लिए शर्त है? और बेख्तियार हंसी। नहीं, उम्मीद। इमामा उसे देख कर रह गई। फजर के बाद वो मुसलसल कंप्यूटर के सामने बैठी थी। कॉल नहीं तो कोई ईमेल ही सही। उसने वक्फे से उसे 4-5 ईमेल्स की थी। फिर वो मायूस हो गई। जवाब न आने का मतलब था कि वो ईमेल्स चेक नहीं कर रहा था। अगले दिन उदासी का दौरा और भी शदीद था। उस दिन ना कोई पेंटिंग बना सकी, नहीं कोई किताब पढ़ सकी, और उसने खाना भी नहीं पकाया। फ्रिज में जिन दिनों का पड़ा हुआ खाना खा लिया। शाम तक वो अगले दिन सईदा अम्मा के यहाँ जाने का प्रोग्राम बना चुकी थी। उसका ख्याल था ये तन्हाई थी जो उसे मुज़हमल कर रही थी। वो ये भूल गई थी कि वो 9 साल तन्हाई रही थी, उससे ज़्यादा तन्हा, उससे ज़्यादा बुरे हालात में। उस दिन उसे सालार की 3 लाइनों की एक ईमेल मिली थी और उन 3 लाइनों को उसने रात तक कम से कम 300 बार पढ़ा था। हाय स्वीट हार्ट, हाउ आर यू? दिस वर्कशॉप हैज रियली नेल्ड मी डाउन। हाउ इज योर पेंटिंग गोइंग? लव यू। उन 3 जुमलों की ईमेल के जवाब में उसने एक लंबी ईमेल की थी जिसमें उसे अपनी हर एक्टिविटी बताई थी।
एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा झूठ। वो उसे कैसे कह देती कि वो उदास है, फिर वजह पूछता हो तो उसे अपनी उदासी की क्या वजह बताती। बेटा, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? कोई परेशानी है? झगड़ा करके तो नहीं गया सालार तुम्हारे साथ? सईदा अम्मा ने उसके चेहरे पर पहली नजर डालती अपने सवालों से उसे बौखला दिया। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही घर में अकेली थी शायद, इसलिए। उसने मसनूई मुस्कुराहट से उसे बहलाया, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुई। इमामा ने कपड़ों का बैग कमरे में रखने के फौरन बाद ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। वो वाकई बहुत परेशान लग रही थी। कोई भी उसका चेहरा बआसानी से पढ़ सकता था। अगले 10 मिनट आईने के सामने खड़े होकर अपने तासुरात को रिलैक्स करने की कोशिश करती रही। मुस्कुराकर गहरे सांस लेकर चेहरे के तासुरात को नरम रखकर फिर जैसे जज होकर उसने हार मान ली। जहन्नम में जाए, अब लगती हूँ परेशान तो क्या करूँ, कितना मुस्कुराऊं मैं। फिर वो बाहर निकल आई। सोना यहाँ भी मुश्किल था, उदासी यहाँ भी वैसी ही थी। इतनी चुप तो तुम पहले कभी नहीं रही थी बेटा, अब क्या हो गया है तुम्हें? अगली शाम तक सईदा अम्मा यकीनी तौर पे फिक्रमंद हो गई थी। हालांकि उस सुबह सालार से उसकी बात भी हुई थी। तुम सालार के साथ खुश तो हो ना? वो तशवीश से पूछ रही थी और उनका चेहरा देखने लगी। उदासी बुरी तरह बढ़ी थी। मसला खुशी का नहीं था, मसला ये नहीं था कि उसके साथ खुश है या नहीं, बात सिर्फ उसके साथ रहने की थी। खुशियाँ उदास जैसे भी हो, लेकिन उसके साथ ही। उसने सईदा अम्मा को जवाब देने की बजाय मौजू बदल दिया। वो 2 दिन वहां रहकर फिर उसी बेचैनी के आलम में वापस आई थी। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरे आने तक वहीं रहोगी। सालार उसकी वापसी पर हैरान हुआ। मेरी मर्जी। वो कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मालूम नहीं उसने क्यों कहा। ओके, वो जवाब पर हैरान हुआ था। मुझे न्यूयॉर्क से वर्कशॉप के खत्म होने के बाद यहीं से 2 हफ्ते के लिए कनाडा जाना है। सालार ने से अगली खबर सुनाई। क्या मतलब? जो कुलीग मॉन्ट्रियल वाली कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, उसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी। फौरी तौर पर मुझे कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए कहा गया, क्योंकि मेरे पास वीज़ा भी और मैं करीब भी हूँ। वो सदमे से बोल ही नहीं सकी। 2 हफ्ते और बाहर रहने का मतलब था कि वो ईद के 1 हफ्ते बाद वापस पाकिस्तान आता। हेलो, सालार ने इसकी लंबी खामोशी पर लाइन पर इसकी मौजूदगी चेक की। यानी ईद के बाद आओगे तुम? उसने अपने लहजे की मायूसी पर काबू पाते सालार को याद दिलाने की कोशिश की कि ईद करीब है। हाँ, एक हर्फ ही जवाब आया था। यकीनन उसे याद था। और मैं ईद पर क्या करूंगी? उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे उससे। मायूसी की इंतहा थी जिसका उस वक्त शिकार हो रही थी। 1 हफ्ते का इंतजार 3 हफ्तों में तब्दील हो गया था, और 3 हफ्ते के लिए उस अपार्टमेंट में अकेले रहना उसे सालार पर गुस्सा आने लगा था। तुम इस्लामाबाद चली जाना ईद पर, सालार ने कहा। नहीं, मैं यहीं रहूंगी, उसने बिला वजह जिद की। ठीक है, यहीं रहना। सालार ने बासानी घुटने टेक दिए। तुम्हें क्यों भेज रहे? भेजना था तो पहले ही कहना चाहिए था ना उन्हें। उसे बैंक वाले पर गुस्सा आ रहा था। ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कभी कभार। वो किसी और को इतने शॉर्ट नोट्स पर पाकिस्तान से नहीं भेज सकते, वरना मुझे कहाँ भेजना था उन्होंने, सालार ने वजाहत की। फिर भी तुम कह देते कि तुम मसरूफ हो। तुम इन दिनों पाकिस्तान में कोई काम आए, वो हंस पड़ा। लेकिन मुझे तो कोई काम नहीं, मैं झूठ बोलता? इमामा को गुस्सा आया। जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला क्या? नेवर, अपने काम में जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने इत्मीनान से कहा। इमामा कुछ बोल न सकी। तुम ऐसा करो, डॉक्टर साहब के घर चली जाओ। इतने दिन अकेली रहोगी तो बोर हो जाओगी। नहीं, मैं बोर नहीं होंगी, मुझे यहाँ बड़े काम है। वो उसके मशवरे पर कुछ चिढ़ सी गई थी। सालार को उसकी टोन ने हैरान किया था। उस तरह कभी बात नहीं करती थी, और अभी कुछ देर पहले तो बेहद खुशगवार और पुरजोश अंदाज में बात कर रही थी। फिर एकदम उसे क्या होगा, वो इमामा से पूछना चाहता था, लेकिन फौरी तौर पर उसने मौजू बदलना बेहतर समझा। अपसेट एक छोटा लफ्ज़ था उस कैफियत के लिए जो उस वक्त महसूस कर रही थी। वो बेहद गम गुस्सा में थी। आखिर उसे 4 हफ्ते का कहकर तो बाहर नहीं गया, तो बाद में उन 30 दिनों के एक घंटे को गिनने लगी। मैं भी अब उसे ईमेल नहीं करूंगी, नहीं कॉल करूंगी, नहीं उससे पूछूंगी कि उसने कब आना है और कब नहीं। आता है तो आए, नहीं तो ना आए, जहन्नम में जाए, मेरा ही कसूर है। बार बार उससे न पूछती तो इस तरह नहीं करता हो। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए वो बेहद रंजीदगी के आले में उन तमाम चीजों की फहरिस्त बनाती रही जिनमें
उसे अब सालार की नाफरमानी करनी थी। बिस्तर पर लेटे छत को घोरते उसकी फहरिस्त अभी 255 एंट्रीज तक पहुंची थी कि उसे बेड की बिल्कुल ऊपर छत पर छिपकली नजर आई। उठकर बैठ गई। अकेला घर और छिपकली, ये फिलहाल उसके लिए बदतरीन था। वो छिपकली को देखकर ही बेड से उठकर सोफे पर चली गई और उसे फिर सालार पर गुस्सा आने लगा था। एक छोटी सी छिपकली 2 हफ्ते पहले अपार्टमेंट में नमूदार हुई थी। उस वक्त बेड साइड टेबल लैंप ऑन किए नावल पढ़ रही थी, जो बेहद दिलचस्प मोड पे था। जब बिस्तर पे नींद दराज होकर अपने टांगे सकेड़े हुए उसकी नजरें अचानक छत पर अपने बेड के बिल्कुल ऊपर मौजूद छिपकली पर पड़ी। सालार बराबर वाले बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। वो आम हालत में से कभी नहीं जगाते, लेकिन ये उसके लिए आम हालत नहीं थी। उसने औंधे लेटे सालार का कंधा झंझोड़ा। सालार, सालार। वो नींद में उसकी आवाज पर हड़बड़ा गया। क्या हुआ? ऊपर देखो, मेरे बेड के ऊपर छत पर छिपकली है, इमामा ने हाथ बागता होकर उससे कहा। सालार ने मोदी आंखों को मसलते लेटे लेटे एक नजर छत को देखा, फिर इमामा को, और दोबारा औंधे मुंह लेट गया। सालार, इमामा ने दोबारा उसका कंधा हिलाया। उसका ख्याल था कि वो शायद नींद में छिपकली देख नहीं पाया था। देख लिए मैंने इमामा, सोने दो, लेटे लेटे बड़बड़ाया। देख लिए तो कुछ करो उसका। उसकी बेतौजही पर नाराज हुई। चली जाएगी खुद ही, तुम लाइट ऑफ करके सो जाओ। वो फिर बड़बड़ाया। मैं कैसे सो जाऊं, मुझे देख रही है। उसकी खफकी बढ़ी। लाइट बंद कर दो, न तुम उसे देखो न वो तुम्हें देखे। उसे उसके मशवरे से ज्यादा उसकी बेहिस्सी पे गुस्सा आया। तुम मेरे लिए एक छिपकली नहीं मार सकते? मैं रात के 8 बजे छिपकली नहीं मार सकता। जस्ट इग्नोर इट। मैं नहीं इग्नोर कर सकती उसे। या अगर गिरे तो सीधा मेरे टांगों पे गिरेगी। उसने छत को देखते हुए वसी से कहा, यार मैं तुम्हारी साइड पे आ जाती, तुम मेरी साइड पे आ जाओ। वो करवट लेते कहता उसी तरह उसकी साइड पर चला गया। उसके एहसास से ज्यादा उसकी दिलेरी से मुतासिर हुई थी। कमरे की बड़ी लाइट बंद करते हुए अपना नावल लिए सालार के बेड साइड टेबल लैंप ऑन करके उसके बिस्तर में बैठ गई। सालार तब तक उसी तरह औंधे मुंह लेटे लेटे उसका साइड लैंप ऑफ कर चुका था। खुद को कदरे महफूज पाती कुछ पुरसुकून अंदाज में उसने नावल के जुमले पढ़े, फिर दोबारा छिपकली को देखा। और जैसे उसी जगह पर चिपक कर रह गई थी। इमामा ने सालार को देखा। उस छिपकली के ऐन नीचे बेहद इत्मीनान से उसी तरह कंबल ओढ़े औंधे मुंह लेटा था। सालार, तुम मर्द कितने बहादुर होते। उसने मर्दों को सराहना जरूरी समझा और समझदार भी। उसे जवाब में बड़बड़ाहट सुनाई दी। समझदार कैसे? वो सफा पलटते पलटते चौंकी। छिपकली गिरती तुम्हारे बेड पर, लेकिन भागती मेरे बेड की तरफ। उसका मुंह मेरे बेड की तरफ है। जमाई लेते उसी तरह आंखें बंद किए हुए सालार ने सीधे होते हुए कहा। इमामा ने सिर उठाकर छत को देखा और अगले ही लम्हे वो बेड से बाहर थी। छिपकली का रुख वाकई सालार की बेड की तरफ था। तुम सारे मर्द बेहद खुदगर्ज होते हो और एक जैसे होते हो। बेडरूम से बाहर निकलते हुए जितनी बुलंद आवाज में उससे कह सकती थी उसने कहा। सालार ने बुलाकर आंखें खोल दी थी। वो उसे तंग कर रहा था, लेकिन उसे अंदाजा हुआ कि तंग करने के लिए शायद ये मौका गलत था। 10 मिनट बाद उसे छिपकली का सफाया करने की इत्तला देकर उसे मनाकर लाउंज से वापस ले आया था। उसने अगले कई दिन ये छिपकली नहीं देखी थी और आज ये छिपकली फिर आ गई थी। यकीनन उसने झूठ बोला था। उसने इस छिपकली को नहीं मारा था। वो अहमकाना बात उस वक्त उसके लिए एक और पॉइंट हो गया था। अगले दिन फोन पर उसने सालार को उस छिपकली की नमोदार होने का बताया। तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुमने उसे मार दिया था। उसने छूटते ही सालार से कहा, मैंने उसे वाकई मार दिया था। ये कोई और छिपकली होगी। सालार ने लापरवाही से कहा, नहीं, ये वही छिपकली थी। तुमने अगर उसे मारा होता तो तुम मुझे दिखाते। वो अपनी बात पर मुसर थी। सालार का सर घूम कर रह गया। वो इमामा से उससे ज्यादा अहमकाना गुफ्तगू की तवक्का नहीं रख सकता था। तुम अगर कहती तो मैं तुम्हें मरी हुई छिपकली भी दिखा देता। उसने तहम्मुल का मुजाहिरा करने की कोशिश की थी। नहीं, ये वही थी, मैं उसे पहचानती हूँ। अगर ये वही थी तो इतने दिन से कहाँ थी? उसने एक इलॉजिकल चीज पर लॉजिक देने की कोशिश की थी। जहां भी थी मुझे नहीं पता, लेकिन तुम यही चाहते थे कि मैं परेशान हूँ। सालार ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। वो उस इल्जाम के जवाब में क्या कहता? इमामा को कुछ हुआ था, लेकिन क्या हुआ था उसे समझ नहीं आई। तुम्हें पता है मुझे छिपकली से डर लगता है, लेकिन तुम फिर भी उसे यहाँ छोड़ कर गए क्योंकि तुम्हें एहसास नहीं है मेरा। तुम मुझे परेशान देखकर खुश होते हो। तुम्हारे लिए हर चीज मजाक है। उसकी किसी बात का कोई सर पैर नहीं था। वो उसकी गुफ्तगू सुनता रहा। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो और मुझे पता है तुमने हमेशा इसी तरह करना है।
क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी अपनी अहमियत और मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ। तुम जहाँ मर्जी फिरो, लेकिन मैं हमेशा घर पे रहूँ जैसे गुलाम रहते हैं। मैं सारा दिन काम करूँ और तुम मेरे लिए एक चिपकली नहीं मार सकती। उस बेरब्त गुफ्तगू के इख्तिताम पर वो हिचकियों से रो रही थी। सारी गुफ्तगू में इशू क्या था? चिपकली का न मारा जाना, उसकी खुदगर्जी, उसकी घर पे न होना, या वो सारे काम जो उसे करने पड़ रहे थे वो समझ न सका। अगले 5 मिनट तहम्मुल से उसकी हिचकियां रुकने का इंतजार करता रहा और फिर बिलाखिर तूफान जब थम गया तो उसने कहा, आई एम सॉरी, मेरा कसूर था। मैं फुरकान से कहता हूँ मुलाजिम को भेजे, वो चिपकली को मार देगा। फिलहाल माजरत की सेवा से सूरत हाल से निपटने का और कोई रास्ता नजर नहीं आया। नहीं, अब मैं चिपकली के साथ रहूंगी ताकि तुम्हें पता चले, उसने नाक रगड़ते उससे कहा। सालार को बेख्तियार हंसी आ गई थी, जिसे उसने खास कर उस पर काबू पा लिया। वो जल्दी पर तेल नहीं डालना चाहता था। इमामा का मसला क्या था वो समझ नहीं पा रहा था। फुरकान की मुलाजिम ने उस दिन आकर चिपकली को मार दिया था, लेकिन इस चीज ने भी इमामा के दिल में ममूनियत को पैदा नहीं किया था। अगले दिन खाना पकाते उसके हाथों पर छुरी से एक कट लग गया। सिंह में पानी के नीचे उंगली रखे और फिर उसे याद आने लगा, ये क्या हुआ है? उस दिन ऑफिस से आने के बाद लॉन्च में टहलते हुए फोन पर किसी से बात कर रहा था। इमामा डिनर के लिए बर्तन लगा रही थी। वो बात करते टहलते हुए किचन काउंटर पर पड़े प्याले से कुछ बीन्स खा रहा था जब इमामा ने वहां आकर रखे हुए चावल उठाए। साला ने उसके हाथ की पुष्ट पर चंद आंवले देखे। फोन पर बात सुनते सुनते उसने बेख्तियार उससे कहा, क्या हुआ? इमामा ने चौंक उसकी नजरों के ताक़ुब में अपने हाथ देखा। कुछ नहीं, खाना बना रही थी तो ऑयल के कुछ छींटे गिर गए, उसने लापरवाही से बताया। वो उसी तरह फोन पर बात सुनते उसका हाथ पकड़कर देखने लगा, फिर उसका हाथ छोड़कर उसी तरह फोन पर बात करते लॉन्च से गायब हो गया। वो फ्रिज से पानी निकाल रही थी जब वो दोबारा नमोदार हुआ। उससे फोन पर स्टॉक मार्केट के किसी इशू पर बात करते उसने इमामा का हाथ पकड़कर चंद लम्हों में उस पर मरहम लगाया, फिर उसी तरह दोबारा चला गया। वो हिल न सकी थी। उतने सारे में उसके किसी जख्म पे रखा जाने वाला एक पहला मरहम था। खाना खाते सालार की नजर एक बार फिर उसके हाथ पर पड़ी थी। उसने कदर खफगी के आलम में उससे कहा, अगर उसी वक्त कुछ लगा लेती तो आंवले न पड़ते। मुझे इससे तकलीफ नहीं हुई, मगर मुझे तकलीफ हो रही है स्वीट हार्ट। वो उसे नजरें मिलाकर जवाब न दे सकी। उसे यकीन था कि उसे तकलीफ हो रही होगी और उस मरहम से ज्यादा ठंडक उसके इस जुमले ने पहुंचाई थी उसे। तो अब कोई था जो उसके हाथ पे आने वाले एक मामूली जख्म पर भी तकलीफ होती थी। वो दर्द के एहसास से जैसे दोबारा आशना हो रही थी और अब इतने महीनों बाद ये पहला करता जिसके बारे में उससे पूछने वाला कोई नहीं था और उसे पूछने वाला एक बार फिर बुरी तरह याद आया था। दूसरे हफ्ते के इख्तिताम तक छोटी छोटी बातों पर बुरी तरह झंझलाने लगी थी। मुलाजिमा के साथ, माली के साथ, उसके घर आने वाले फुरकान के बच्चों के साथ और खुद सालार के साथ। इमामा, क्या हो रहा है तुम्हें? सब ठीक है ना? सालार को बुलाकर उससे डायरेक्ट होकर पूछना पड़ा। क्या होना है मुझे? उसके सवाल पर बुरी तरह चिढ़ी। वही तो पूछ रहा, उसने तहम्मुल से कहा। कुछ नहीं हो रहा मुझे। फिर तुम? वो बात करते करते रुक गया। ये कहना जरा मुश्किल था कि उसके साथ तलख हो रहा था। फिर मैं क्या? इमामा ने उसके खामोश होने पर पूछा। कुछ नहीं, मैं अभी 2-3 दिन तक तुम्हें फोन नहीं कर सकूंगा। क्यों? वो बुरी तरह बिगड़ी। इतना भी क्या काम है कि तुम मुझे चंद मिनट के लिए भी कॉल नहीं कर सकते? मैं तुम्हें ईमेल कर दिया करूंगा, अगर वक्त मिला तो कॉल भी करूंगा, उससे तहम्मुल से समझा रहा था। तुम मुझे ईमेल भी ना करो, उससे और भी वक्त बचेगा तुम्हारा। उसने बेहद खफगी के आलम में फोन बंद कर दिया। उसे सालार पे बुरी तरह गुस्सा आ रहा था। चंद मिनटों बाद दोबारा कॉल आने लगी थी। वो कॉल रिसीव नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे रिसीव करना पड़ी। तुमने फोन बंद कर दिया था? वो हैरानी से पूछ रहा था। हाँ। क्यों? ताकि तुम्हारा वक्त जाया न हो। मैंने कल एक मैगजीन में पढ़ा था कि जिन मर्दों को एहसास कमतरी हो अपनी बीवियों को अपनी झूठी मसरूफियत के किस्से सुनाते रहते हैं। साला ने कुछ हक्का बक्का होकर उसका जुमला सुना था ताकि उनकी बीवियों के इंप्रेशन मिले कि कितने अहम है और ये दुनिया उसके बिना नहीं चल सकती। साला ने अचंभे में उसके बाकी जुमले भी सुने। उसे उनकी सेल्फ स्टीम बढ़ती है। उसने आखिरी जुमला कहकर कुछ देर के लिए सालार के रद्द-ए-अमल का इंतजार किया। वो खामोश था। हेलो, इमामा को खदशा हो कि शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं सुन रहा हूँ। उस मैगजीन में बस इतना लिखा था। वो संजीदा लग रहा था, लेकिन बात संजीदा नहीं थी। हाँ,
गुड, डेंटिस्ट के पास गई थी तुम, उससे बात बदली। इमामा की झंझलाहट में इजाफा हो, ऐसा नहीं चाहती थी, वो उससे बहस करना चाहती थी। 2 घंटे बाद उसने 2 हफ्तों पर प्रोग्राम चार्ट उसे ईमेल कर दी। उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने में उसे 15 मिनट लगे। ईमेल उसे किसी जुमले की वजह से की गई थी, उसे अंदाजा था, लेकिन उसके बावजूद उसने किसी किस्म की शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया। तुमने फुरकान की कर डिनर पे जाना क्यों छोड़ दिया? साला ने उससे पूछा। मेरी मर्जी। वो कहना चाहती थी कि डिनर टेबल पर फुरकान उसकी बेटी को देखते उसे वो याद आता है और हर रोज डिनर के बाद कुछ और ज्यादा अपसेट हो जाती थी, लेकिन वो ये सब नहीं कह सकी। मैं जानता हूँ तुम बहुत बहादुर हो, अकेली रह सकती, डिनर तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, फिर भी उनके घर चली जाती तो कोई एक्टिविटी होती तुम्हारे पास इस नॉवेल्स के अलावा। तुम्हें क्या परवाह है? उसने सालार के जुमले पर जज्बस होकर कहा। मुझे तुम्हारी परवाह है, एक 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठना छोड़ दो। वो संजीदा था। तुमने मुझे नसीहत करने के लिए फोन किया है? वो झंझलाई। हाँ तो करते रहो, तुम पर कोई असर नहीं होगा, यही कहना चाहती हो तुम बाहर जाकर मुझसे मिसबिहेव करने लगे हो क्या? सालार को लगा जैसे उसे सुनने में कोई गलती कर दी हो। मैं बार बार नहीं दोहरा सकती अपनी बात, उसने सर्द मेरी से कहा। मैं मिसबिहेव कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? उसने बेयकीनी से पूछा। हाँ, जवाब बिल्कुल दो टोक था। सालार ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। मैं अगर तुम्हें कोई अकल की बात समझाता हूँ तो मैं मिसबिहेव करता हूँ तुम्हारे साथ। अब तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं बेवकूफ हूँ? सालार का दिमाग घूम गया। मैंने कब कहा तुम बेवकूफ हो? अब तुम मुझको झूठा करे हो। बेबसी से हंस पड़ा। क्या हुआ है तुम्हें मामा? अब तुम कह दो कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। पानी पियो। क्यों पियो? अच्छा मत पियो। मौसम कैसा है बाहर का? वो मौजू बदलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो मामा के रद्द अमल पे बुरी तरह हैरान था। ये मामा कोई परेशानी है तुम्हें? वो अगले दिन नौशीन के साथ उसके कहने पर फोर्ट्रेस आई थी। जब चलते चलते नौशीन ने अचानक उससे पूछा। वो बुरी तरह चौंकी, फिर मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं तो क्यों? फिर इस तरह क्यों गुमसुम हो? नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। सालार के साथ तो बात हुई है तुम्हारी? कोई झगड़ा तो नहीं है? नहीं तो रोज बात होती है। उसने बेख्तियार मुस्कुराने की कोशिश की और डिस्प्ले पर लगे एक सूट की तरफ नौशीन को मतवजा किया। वो उसे कैसे बताती कि यह उसके साथ फिरते हुए सालार कितना याद आ रहा है। मैगजीन में आज तुमने कुछ नहीं पढ़ा उन मर्दों के बारे में जो एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं और अपनी बीवियों को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं? सालार ने अगले दिन फोन पे बात करते हुए उसे छेड़ा। इमामा का मूड बुरी तरह ऑफ हुआ। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि ऐसे मर्द नहीं होते और मैं फजूल बात करती हूँ? मैं मजाक कर रहा था इमामा। वो कुछ मोहतात हुआ। एक संजीदा बात को मजाक में ले रहे हो तुम? कौन सी संजीदा बात? इमामा तुम आजकल कौन सी मैगजीन पढ़ रहे हो? वो कहे बगैर नहीं रह सका। तुम्हें इससे क्या? वो मजीद बिगड़ी। अगर तुम मुझे इस तरह की स्टूपिड स्क्रिप्ट सुनाओगी तो मैं पूछूंगा तो सही ना। वो ना चाहते भी उससे बहस करने लगा था। अब तकरीबन हर रोज यही कुछ हो रहा था। पिछले 4 दिन से फोन कॉल के इख्तिताम पर उसे माजरत करके फोन बंद करना पड़ रहा था। उसे समझ नहीं आता कि इमामा को क्या हुआ है। वो नाराज पहले भी होती थी, मगर इस तरह की बातों पे नहीं होती थी। साला अगर उसके बनते बिगड़ते मूड को समझ नहीं पा रहा था तो वो भी खुद को नहीं समझ पा रही थी। वो सारा दिन उसके बारे में सोच सोच कर उदास होती थी और उससे बात करते बिला वजह उससे झगड़ती। उसे उस पर शदीद गुस्सा आता था और क्यों आता था ये उसकी समझ से बाहर था। वो सारा दिन टीवी ऑन किए उसकी कॉल के इंतजार में बैठी रहती थी या फिर कंप्यूटर ऑन करके पुरानी ईमेल्स पढ़ते हुए किसी ने ईमेल का इंतजार करती। चंद लाइनों वाली ईमेल्स जिनमें उनका हाल पूछता था, दर्जनों बार पढ़ती थी और फिर एक लंबा चौड़ा जवाब लिखकर उसकी ईमेल के इंतजार में सारी रात उसकी चीजें निकाल कर साफ करती रीअरेंज करती रहती। फिर उसके कलेक्शन में मौजूद चार्ली थेरोन की मूवीज देखती थी। ये वाकई बेबसी की हद थी। उससे अब वो एक्टर्स भी बुरी लगना बंद हो गई थी जिसको पहले सालार के सामने देखना पसंद नहीं करती थी। हर रोज खाने की टेबल पर उसके भी बर्तन लगा देती। ये जैसे खाने की टेबल पर अपनी तन्हाई दूर करने की कोशिश थी। ईद के लिए इस्लामाबाद जाने तक घर की उस खामोशी और तन्हाई ने उसे मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता कर दिया था। इस्लामाबाद से आने के बाद उसने खुद को बेहतर महसूस नहीं किया था। सालार की पूरी फैमिली में से सिर्फ अम्मार और इसरा ईद मनाने के लिए वहाँ मौजूद थे। सालार ने तैयबा को उसकी ईद की शॉपिंग करने के लिए कहा था। वो बड़े बुझे दिल के साथ उनके साथ चली गई थी।
इस्लामाबाद आकर ये भी पहली बार हुआ था कि उसने गेस्ट रूम की खिड़की से लगकर अपने घर वालों में से किसी के नजर आने का इंतजार भी नहीं किया था। ईद की सुबह पहले की तरह इस बार भी सालार की कॉल से उठी। वो मॉन्ट्रियल में अपना सेशन खत्म करके कुछ देर पहले होटल आया था। कौन से कपड़े पहन रहे हो तुम आज? उसने मुबारकबाद देने के बाद उससे पूछा। तुम्हें बताने का फायदा? उसने बेड के क्रॉन के साथ कुछ टिकाते हुए कहा। मैं तस्वीर करना चाह रहा हूँ कि तुम कैसी लग रही होगी। मेरे सामने कभी तुमने मेरे कपड़ों को गौर से देखा तक नहीं, अब वहां बैठकर क्या तस्वीर करोगे? इमामा, हम कम से कम आज आर्ग्यू नहीं करेंगे। सालार ने मुदाखलत करते हुए जैसे पेश की जंगबंदी का ऐलान किया। तुम्हें क्या चाहिए आज? फ्लावर्स और केक तो मम्मी से मैंने कहा है। तुम्हारे लिए कुछ और चाहिए? नहीं, वो बेहद उदास थी। मुझे मिस तो नहीं कर रही तुम? सालार ने मजाक किया था, लेकिन उसने जैसे उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया था। उसकी आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ आया था। उसने अपने आस्तीन के साथ आंखों को रगड़कर साफ करने की कोशिश की थी। वो उसकी खामोशी पर गौर किए बगैर बात कर रहा था। कैनरा में ईद पहले हो चुकी थी और वो ईद के दिन भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करता रहा। कब की फ्लाइट है तुम्हारी? उसने कोशिश की थी कि उसकी आवाज बात करते हुए न भराए। वो बड़ी शर्मिंदगी महसूस करती अगर वो जान जाता कि वो अब उसे फ्लाइट का बता रहा था। तुमने मुझे कपड़ों का कलर नहीं बताया। सालार को बात करते करते याद आया। तुमने मम्मी के साथ जाकर कपड़े लिए थे? हाँ लिए थे, जो आज पहनूंगी वो हेजल ग्रीन है। हेजल ग्रीन? वो बेख्तियार अटका। वो तो आंखें होती है, आंखों का कलर होता है, हमेशा की तरह से तस्दीक की। ओह, आज मैं जापानीज की आंखों को गौर से देखूंगा। उसने डिनर पर अपने किसी साथी का नाम लिया। क्यों? उसकी आंखों में मुझे अपनी बीवी के कपड़ों का कलर नजर आएगा। वो संजीदा था। वो बेख्तियार हंस पड़ी। इमामा, जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम पहली बार हंसी हो। साला ने उसकी हंसी को नोट किया। और शादी के बाद इतने महीनों में पहला कलर है जिसे तुमने शनाख्त किया है, और वो भी किसी औरत की आंखों की वजह से। तुम जेलस हो रही हो? हंस पड़ा। हाँ बस, अब एक ही तो काम रह गया मेरे करने को। उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। यानी नहीं हो रही या नहीं हो सकती? वो पूछ रहा था और वो जवाब न दे सकी। उसकी खामोशी पर वो हंसा। इसमें हंसने की क्या बात है? वो जज्बस हुई। अपनी खुशफहमी पर हंसा हूं। कम से कम तुम किसी औरत से मेरे लिए जेलस नहीं हो सकती। वो उसे तंग कर रहा था और वो जानती थी उसका इशारा रिमशा की तरफ था। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि कब आ रहे हो? उसने बात बदलना बेहतर समझा। वो ईद के दूसरे दिन रात की फ्लाइट से वापस लाहौर आ गई थी, क्योंकि अगली रात 8 बजे की फ्लाइट से वो आ रहा था। वो ज़ौक़, रंजी और एहसासियत जो पिछले 4 हफ्तों से उसे नाखुश रखे हुए थे एकदम गायब हो गई थी। और 4 हफ्ते के बाद आखिर उसने केक का टुकड़ा और केक डिस्पोज ऑफ कर दिए। अगर फुरकान को सीधा अस्पताल से एयरपोर्ट में जाना होता तो खुद उसे रिसीव करने चली जाती। वो कुछ इतनी एक्साइटेड हो रही थी। 9:45 बिलाखिर डोर बेल बजी। उसे दरवाजे तक पहुंचने में सेकेंड्स लगे थे। खुदाया, क्या खुशी इसे कहते हैं जिस शख्स के चेहरे पर पहली नजर डालते महसूस की मैंने। उसने दरवाजा खोलकर डोर हैंडल पर अपना कपकपाता हाथ रख के सालार को देखकर अचंभे से सोचा। फुरकान से बातें करता दरवाजा खुलने की आवाज पर वो सीधा हुआ और उन दोनों की नजरें मिली। वही गर्म जोशी मुस्कुराहट जिसकी वो आदी थी, वो उसे देखते ही चंद लम्हों के लिए जैसे साख्त हो गई। इमामा, सामान की डिलीवरी देने आया हूँ, चेक करो, कोई ब्रेकेज या डैमेज तो नहीं? फुरकान ने एक सूटकेस खींचकर अंदर ले जाते उसे छेड़ा। सालार मुस्कुराया था। इमामा ने सलाम का जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके गले में कोई ग्रह लगने लगी थी। बात यही तक होती तो ठीक थी, लेकिन आंखों में पानी कैसे और क्यों आ गया था? वो आगे बढ़ा और हमेशा की तरह से गले लगाया, जैसे वो ऑफिस से आने के बाद लगाया करता था। बेख्तियार आंसुओं का एक और रेला आया। यही तो ढूंढती फिर रही थी, यही नरम लमस, अपनी गर्द यही बाजों का हसार। और 4 हफ्ते के बाद बिलाखिर उसने केक का टुकड़ा और केक डिस्पोज ऑफ कर दी। अगर फुरकान को सीधा अस्पताल से एयरपोर्ट न जाना होता तो खुद उसे रिसीव करने चली जाती। वो कुछ इतनी एक्साइटेड हो रही थी। 9:45 पर बिलाखिर डोर बेल बजी। उसे दरवाजे तक पहुंचने में सेकेंड्स लगे थे। खुदाया, क्या खुशी इसे कहते हैं जो शख्स के चेहरे पर पहले नजर डालते महसूस की मैंने। उसे दरवाजा खोलकर डोर हैंडल पर अपना कपकपाता हाथ रखे सालार को देखकर अचंभे से सोचा। फुरकान से बातें करते दरवाजा खुलने की आवाज पर वो सीधा हुआ और उन दोनों की नजरें मिली। वही गर्म जोशी मुस्कुराहट जिसकी वो आदी थी। वो उसे देखते ही चंद
लम्हों के लिए जैसे साख्त हो गई। इमामा सामान की डिलीवरी देने आया हूँ, चेक करो कोई ब्रेक या डैमेज तो नहीं। फुरकान एक सूटकेस खींच कर अंदर ले जाते उसे छेड़ा। सालार मुस्कुराया था। इमामा ने सलाम का जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके गले में कोई ग्रह लगने लगी थी। बात यही तक होती तो ठीक थी, लेकिन आंखों में पानी कैसे और क्यों आ गया था। वो आगे बढ़ा और हमेशा की तरह उसे गले लगाया, जैसे वो ऑफिस से आने के बाद लगाया करता था। बेख्तियार आंसुओं का एक और रेला आया। यही तो ढूंढती फिर रही थी, यही नरम लमस, अपने गिर्द यही बाजों का हसार। कैसी हो तुम? वो इससे पूछ रहा था। गले की गिरें और बढ़ गई। उसने अब उसको खुद से अलग किया और उसका चेहरा और आंसू देखे। क्या हुआ? वो ठिठका और सूटकेस अंदर ले जाते फुरकान ने पलट कर देखा। मैं अभी सलाद के लिए प्याज काट रही थी। उसने कुछ घबराहट मुस्कुराने की कोशिश करते हुए भराई आवाज में कहा। फिर शायद खुद ही उसे बहाना कमजोर लगा। उस सर में कुछ दर्ददार फ्लू था। फुरकान की मुस्कुराती नजरों से कुछ गड़बड़ गई। सलाह ने फुरकान को नजरअंदाज किया और एक बार फिर उसे साथ लगाते हुए कहा, तो यार कोई मेडिसिन लेनी चाहिए थी। कुकिंग रैक पे कुछ रख के आई और रुके बिना किचन में चली गई। उसके सामने खड़े रहकर उससे नजरें मिलाकर झूठ बोलना मुश्किल हो गया था। सिंह में चेहरे पर पानी की छींटे मारकर उसने कुछ पानी पिया। आवाज की थरथराहट सिर्फ उससे खत्म हो सकती थी। बैठो, खाना खाकर जाओ ना। वो लॉन्च में आई तो सालार फुरकान से कह रहा था, नहीं इस वक्त नहीं, खाने पे इंतजार कर रहे होंगे बच्चे, कुछ दिनों बाद चलेंगे कहीं डिनर के लिए। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला। सालार दरवाजे तक उसे छोड़ने गया। वो किचन में आकर खाना और बर्तन लगाने लगी। वो दरवाजे से वापसी पर किचन में सेलफोन पर बात करते हुए आया। फोन पर सिकंदर थे। इमामा ने उसे किचन काउंटर पर रखे पानी की बोतल को खोलते देखा। फोन कंधे और कान के बीच दबाए उसने बोतल का ढक्कन खोला। इमामा ने उसके ग्लास की तरफ जाने से पहले ग्लास लाकर उसके सामने काउंटर पे रख दिया। सालार से बोतल लेकर उसने ग्लास में उसके लिए पानी डाला। सालार ने सिकंदर से बात करते हुए सर के इशारे से उसका शुक्रिया अदा किया और फिर पानी का घूंट भरते हुए कहा, पापा खैरियत पूछ रही तुम्हारी। फ्रिज का दरवाजा खोलते हुए मुस्कुराई। मैं अब ठीक हूँ। सालार ने उसके जुमले पर गौर किए बगैर सिकंदर तक उसका जुमला पहुंचा दिया। काउंटर पर पड़े सलाद में से सेब का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डालते हुए उसी तरह सिकंदर से बात करते हुए किचन से निकला। इमामा ने उसे टेरेस का दरवाजा खोलकर पौधों पर नजर दौड़ाते देखा। टेबल पर बर्तन रखते उसकी आंखों में एक बार फिर नमी आने लगी। 1 महीने बाद ये जगह से घर लगी थी। बात मोहब्बत की नहीं बल्कि आदत की थी और उसकी आदी हो चुकी थी। और बात दफा आदत मोहब्बत से भी ज्यादा जानलेवा साबित होती है। उसे अचानक ख्याल आया कि वो खाना खाने से पहले कपड़े तब्दील करेगा। बेडरूम जाकर उसके लिए कपड़े निकाल कर वॉशरूम में लटका कर आई। वो वॉशरूम से निकल रही थी जब वो बेडरूम में दाखिल हुआ। मैं शावर लेकर खाना खाऊंगा, उसने जैसे ऐलान किया। मैंने तुम्हारे कपड़े और टॉवेल्स रख दिए और ये मैं तुम्हारे लिए नए स्लीपर्स लेकर आई थी। उस स्लीपर्स का डब्बा शौरैक से निकालते हुए बोली, रहने दो इमामा, मैं खुद ही निकालूंगा। रिश्तवाज उतारते उसने इमामा को मना किया। उसे कभी भी किसी दूसरे का अपना जूता उठाना पसंद नहीं था, वो जानती थी, लेकिन उसके मना करने के बावजूद वो स्लीपर्स निकाल लाई थी। कुछ नहीं होता, उसने स्लीपर्स उसके पास रख दिए। वह बेड पर बैठा अपने जूते और जराबे उतार रहा था और बेमकसद उसके पास खड़ी उसे देख रही थी। साला ने कुछ हैरानी से नोट किया था। ये येलो कपड़े तुमने मेरे इंतजार में पहने? उसने जराबे उतारते हुए मामा को छेड़ा। वो बेवजह हंसी। वो मस्टर्ड का येलो कह रहा था, लेकिन आज उसने तस्सी नहीं की। ना स्लीपर्स। उसने स्लीपर्स पहने इमामा से कहा, मैं रख लेती हूँ। इमामा ने जूते और जराबे से लेने की कोशिश की। क्यों यार, पहले कौन रखता था? साला ने कुछ हैरान से उसे रोका। इमामा रुक गई। इमामा ने बेड साइड टेबल पर उसकी रिस्टवॉच और सेल फोन को देखा। हर खाली जगह भरने लगी थी। वो जब तक नहा कर आए इमामा खाना लगा चुकी थी। साला ने डाइनिंग टेबल पर नजर डालते हुए इख्तियार कहा, इमामा क्या पका रखा यार? जो जो तुम्हें अच्छा लगता है, उससे सादगी से कहा। मुझे कुर्सी खींचकर बैठे टेबल पर डिशेस देकर जैसे सोच में पड़ा। तुमने अपना वक्त जाया किया। कोई और वक्त होता तो पूरे दिन की मेहनत पर बोले जाने वाले जुमले से सख्त नाराज होती, लेकिन इस वक्त उसे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। उतनी सरशार थी। मैंने अपना वक्त तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया। उसने मध्यम आवाज में सालार की तस्दीक की। लेकिन तुम थक गई होगी। नहीं, क्यों थकूंगी मैं? उसने चावलों की डिश सालार की तरफ बढ़ा दी।
साला ने उसकी प्लेट में हमेशा की तरह पहले चावल डाले। अपनी प्लेट के कोने में पड़े उन चावलों को देखकर उसका दिल भर आया था। वो अब अपनी प्लेट पे चावल डाल रहा था। 1 महीने के बाद वो उसके इतने करीब बैठी थी। खाना सर्व करते उसके हाथ देख रही थी। सफेद शर्ट की आस्तीनें मोड़े उसके हाथों ने हमेशा की तरह उसका अपनी तरफ मतवजा किया। पेंटिंग्स मुकम्मल हो गई है तुम्हारी? वो खाना शुरू करते उससे पूछ रहा था। कौन सी पेंटिंग्स? उसने बेख्याली से कहा। वो ठिठका। तुम बना रही थी ना कुछ? उसने उसे याद दिलाया। ए भी लो। उसने जवाब देने की बजाय एक और डिश उसकी तरफ बढ़ा दी। डर तो नहीं लगा तुम्हें यहाँ अकेले रहती? उसने पूछा। खाना अच्छा है? इमामा ने एक बार फिर जवाब गोल किया। हमेशा अच्छा होता है, मुस्कुराया। कितने नॉवेल्स पढ़े तुमने? वह पूछ रहा था। ए चॉप्स में। उसने एक और डिश सर्व की। तुम्हारी फ्लाइट ठीक रही? हाँ, ओवरऑल कुछ बम्पी रही लेकिन ठीक ही थी। और कॉन्फ्रेंस भी अच्छी रही? एक्सीलेंट। उसने बेख्तियार कहा। क्या रूटीन थी तुम्हारी? वो उसे मौजू से हटाने में कामयाब नहीं हुई थी। मेरी रूटीन? वो सोच में पड़ी। हाँ, क्या क्या करती थी सारा दिन? अब चपाती का टुकड़ा तोड़ते हुए कह रहा था। जो पहले किया करती थी। उसने नजरें चुरा कर एक और डिश उसकी तरफ बढ़ा दी। लेकिन तब तो बहुत ज्यादा वक्त होता होगा तुम्हारे साथ। बिल्कुल, सारी शाम सारी रात। फिर तो ऐश हो गए होंगे तुम्हारे। अपनी प्लेट में कौरमा निकालते उसने मुस्कुरा कर कहा। इमामा ने जवाब देने की बजाय अपनी प्लेट को देखा जिसमें चीजों का ढेर उसी तरह पड़ा था। उससे कुछ खाया नहीं जा रहा था। तुम सैदा अम्मा को यहाँ ले आती? साला ने एकदम उससे कहा। उसे पता नहीं क्या ख्याल आया था। मैंने कहा था उनसे, लेकिन तुम्हें तो पता है उनका, वो इतने दिनों के लिए अपना घर नहीं छोड़ सकती। उसने जवाब दिया। दैट्स अंडरस्टैंडेबल। साला ने खाना खाते बेख्तियार एक निवाला उसकी तरफ बढ़ाया। वो आखिरी लुकमा हमेशा उसे खिलाता था। एक लम्हे के लिए वो टटकी। फिर उसने लुकमा मुंह में ले लिया लेकिन उसे चबा न सकी। वो लुकमा जैसे आखिरी हद साबित हुआ। बेख्तियार रो पड़ी। वो पानी पीते पीते एकदम रुक गया। क्या हुआ? वो हक्का बुक्का था। होठों पे हाथ रखकर वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोती गई। क्या हुआ इमामा? वो बुरी तरह बदहवास हुआ। कम अज कम इस वक्त इस तरह की गुफ्तगू के दौरान आंसू वो इसकी वजह तलाश नहीं कर सका। एक दफा आंसू बह जाने के बाद सब कुछ आसान हो गया था। फॉर गॉड सेक, तुम पागल कर दोगी मुझे। क्या हुआ? सब कुछ ठीक रहा मेरे बाद? किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? और मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता था। टिश्यू पेपर से आंखें रगड़ते इमामा ने खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए सर हिलाया। तो फिर क्यों रो रही हो? सालार मुतमईन नहीं हुआ। ऐसे ही बस, मैं तुम्हें बहुत मिस करती रही इसलिए। वो कहते कहते फिर रो पड़ी। सालार को लगा जैसे उसने सुनने में गलती की हो। किसको मिस किया? तुम्हें। उसने सर झुकाकर रोते हुए कहा। वो चंद लम्हों के लिए साख्त हो गया। मुझे? किस लिए? ये बेचैनी की इंतहा थी। वो रोते रोते ठटकी। उसने सिर उठाकर उसे देखा। फिर बेहद खफकी के आलम में टेबल से अपनी डिनर प्लेट उठाती हुई किचन में चली गई। मेरा दिमाग खराब हो गया था इसलिए वो कुछ बोल न सका। वो बर्तन उठा कर ले जा रही थी और साला बिल्कुल हवाने सा पानी का गिलास हाथ में लिए उसे अपने सामने से बर्तन उठाते देख रहा था। उसके रोने से कभी इतना हवास बाख्ता नहीं हुआ था जितना इस छोटे से एतराफ से हुआ। वो 4 हफ्ते बाहर रखकर उसके जिस रवैये को समझने की कोशिश में नाकाम हुआ था वो अब समझ आ रहा था। उसके लिए नाकाबिल यकीन था कि इमामा उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो किचन में इधर उधर जाती उसी तरह आंखें रगड़ती हुई चीजें समेट रही थी। वो ग्लास टेबल पर रखकर किचन में आ गया। वो फ्रिज से स्वीट डिश निकाल रही थी। साला ने उसके हाथ से डोगा पकड़कर काउंटर पे रख दिया। कुछ कहे बगैर उसने उसे गले लगाया, बड़ी नरमी से, यूं जैसे तलाफी कर रहा हो, मुआज़रत कर रहा हो। वो खौगी से अलग होना चाहती थी, उसका हाथ झटकना चाहती थी, लेकिन बेबस थी। बरसात फिर होने लगी। वो उसकी आदतें खराब कर रहा था। उनके दरमियान एक लफ्ज़ का भी तबादला नहीं हुआ। बरसात थमने लगी थी। वह हाथ से गाल और आंखें खुश करके उससे अलग हो गई थी। दरअसल मैं घर में अकेली थी इसलिए मिस करती रही। इनकार, इकरार, एतराफ़, फिर इनकार, ये मशरिकी औरत की जिंदगी का दायरा था। वो भी इस दायरे में घूमने लगी थी। हाँ, अकेला होता ऐसा ही होता है। साला ने उसके झूठ को सच बनाने में उसकी मदद की। इमामा का हौसला बढ़ा। दांत में दर्द था तो इसलिए मुझे रोना आ गया। वो अटकी। फिर उसने कहा, हाँ मुझे अंदाजा है दांत का दर्द बहुत तकलीफदा होता है। एक दफ़ा हुआ था मुझे। मैं जानता हूँ क्या हालत होती है। वो नजरें मिलाए बगैर झूठ बोल रहा था। वो अटकी। अब तीसरा झूठ उसके जहन में नहीं आ रहा था।
जो सवाल आ रहा था उसने वही पूछा, तुमने मुझे मिस नहीं किया? हर दिन, हर घंटा, हर सेकेंड उसकी आंखों में आंखें डाले कह रहा था और इमामा की आंखों में जैसे सितारे झिलमिलाने लगे थे। 4 हफ्ते तुम्हारे साथ नहीं था, अगर तुम्हारा ख्याल साथ न होता तो मैं मर जाता। तुम झूठे हो, वो भराई आवाज में हंसी थी। तुम भी, सालार ने बेसाख्ता बताया। वो रोते हुए हंस रही थी। 3-4 माह में पहली दफा सालार के लिए वो बरसात काबिल एतराज नहीं थी। वो उस रात बेड पर उससे चंद इंच दूर करवट के बल लेटी कहने तकिए पर टिकाई उससे बातें करते रही थी। 1 महीने के दौरान इकट्ठी हो जाने वाली सारी बातें, उसे अंदाजा नहीं हुआ था कि सिर्फ वो बोल रही थी। सालार बिल्कुल खामोश चत लेटा उसका चेहरा देखते हुए उसे सुन रहा था। वो खामोश सामिया पलके झपकाए बगैर सिर्फ उसके चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों के तासरात, उसके चेहरे पर झलकने वाले रंग, बात करते उसकी हंसी की खिलखिलाहट, वो जैसे सिनेमा की फ्रंट रो में बैठा हुआ एक शहरज़ादा नाजिर था। कहने के बल नीम तरह जब वो थक जाती तो फिर उसके कंधे पर सर रखते हुए कहती, अच्छा चलो अब सो जाते हैं। ये जुमला वो शायद 25 दफा कह चुकी थी। उसके कंधे पे सर रखे उसे फिर कुछ याद आ जाता तो एकदम सर उठाकर उसका चेहरा देखते हुए पूछती, मैंने तुम्हें बताया है कि? सालार नफी में सर हिला देता। गुफ्तगू फिर दोबारा वही से शुरू हो जाती। खामोश सामिया फिर वही फिल्म देखने लगता। एक कौन सी आजान हो रही है, वो बात करते करते चौंकी। दूर कहीं से आजानों की आवाजें सुनाई दी, फजर की। साला ने पुरसुकून अंदाज में कहा, बुरी तरह गड़बड़ाई। ओ माय गॉड, फजर हो गई और मैं? तुम्हें तो सोना चाहिए था, तुम तो थके हुए थे, मुझे पता ही नहीं चला, तुम मुझे बता देते। वह बुरी तरह नादम हो रही थी। मुझसे कहना चाहिए था तुम्हें, क्यों नहीं कहा तुमने? क्या कहता? वह पुरसुकून था, ये कि तुम सोना चाहते हो, लेकिन मैं तो सोना नहीं चाहता था। लेकिन मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला, कम से कम तुमको मुझे बताना चाहिए था। वो आखिर शर्मिंदा हो रही थी। तुम्हारा ख्याल है मुझे वक्त का एहसास था? तुम सो जाओ अब। और आई एम सॉरी, कितनी फजूल बातें की मैंने, तुम भी क्या सोच रहे होंगे? मैं तो नमाज पढ़कर सोऊंगा अब। और मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि आज तुमने मुझसे इतनी बातें कैसे कर ली। तुमने तो गौर से सुनी भी नहीं होंगी मेरी बातें। और शर्मिंदगी से मुस्कुराई। एक एक बात सुनिए, चाहो तो दोहरा सकता हूँ। आज तक तुमने जब जब जो कुछ भी कहा है मुझे याद है और हमेशा याद रहेगा। उसका लहजा हमवार था, लेकिन आंखों में कोई तासर था जिसने चंद लम्हों के लिए इमामा को बांधा था। इसी तरह बातें करोगी तो हर रात जाग सकता हूँ तुम्हारे लिए। इमामा ने नजरें चुरा ली। उससे कुछ दूर हटते उसने तकिए पर सर रख दिया। वो अब सीधी लेटी छत को देख रही थी। साइड टेबल पर पड़े सेल फोन के एकदम बजते अलार्म को बंद करते हुए साला ने उसकी तरफ करवट बदली। कहने के बल नीम दराज उसने इमामा से कहा, कुछ और बताना है तुमने? इमामा ने उसका चेहरा देखा और संजीदा था। नहीं, उसने मध्यम आवाज में कहा, आई लव यू। जवाब सालार के जुमले ने उसे चंद लम्हों के लिए साफ किया। उसके पास था, उसकी आंखों में देख रहा था जैसे कुछ उससे सुनने की ख्वाहिश रखता हो। थैंक यू। वो बेख्तियार हंसा। एक गहरा सांस लेकर एक लम्हे के लिए आंखें बंद करते उसने जैसे घुट्टे टेक दिए। वहाँ उसके करीब कोई और औरत होती तो उससे इजहार मोहब्बत ही मिलता। ये इमामा हाशम थी, उसका इजहार तशक्कुर ही काफी था।